बैक टू यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब आज की क्लास है हमारी मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी को लेके। जिन भी लोगों ने एमपी एनएचएम के तहत एएनएम का पेपर दिया था उनकी आंसर की आ गई है। आप लोग प्लीज़ जाके चेक कीजिए। तो यहाँ पर जो भी लोग पेपर दे के आए थे, पेपर आपका 25 अगस्त को था, उनकी आंसर की अपडेट हो गई है। और जिन्होंने भी अभी हाल फिलहाल में एनएचएम स्टाफ नर्स एमपी का पेपर दिया है, उनकी आंसर की 5 सितंबर को आने वाली है। तो आप लोग वेट कीजिए, कल आपकी आंसर की आ जाएगी। ऑब्जेक्शन के लिए 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो जिन्होंने भी एमपी एनएचएम के थ्रू एएनएम का पेपर दिया है, यदि वो लोग चाहते हैं कि चैनल पे आपकी आंसर की अपडेट की जाए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आंसर की को भेज सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम जितने भी क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, जिनका भी अपकमिंग टाइम में राजस्थान एएनएम, यूपीएसएससी एएनएम या फिर अदर स्टेट एएनएम और जीएनएम का पेपर है, तो उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। पेपर दोनों जो मॉडल पेपर है, टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन प्रेजेंट किए जाएंगे। साथ ही साथ आदित्य L1 जो मिशन इंडिया ने अभी सूर्य के लिए लॉन्च किया था 2 सितंबर को, उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन आपको चैनल पे अपडेट किए गए हैं। तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर चेक कीजिए किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आपको लाए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, आपको समझना बहुत इजी रहेगा। सेम एज इसी तरीके से क्वेश्चन आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं स्पेशली नर्सिंग का, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। पहला क्वेश्चन है, द सिम्टम ऑफ फॉल्स लेबर आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो फॉल्स लेबर के, यहाँ पर फॉल्स लेबर पेन के सभी सिम्टम है किसी एक को छोड़कर। मतलब कि एक क्या है, ट्रू लेबर पेन का साइन है, बाकी सभी फॉल्स लेबर पेन के साइन है यहाँ पे। इंटरवल बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन रिमेन लॉन्गर, हेड रिमेन फ्री, एम्प्टिंग ऑफ बाउल में लीड टू रिलीफ, पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। पहला है कि जो कॉन्ट्रैक्शन आते हैं उनके बीच में इंटरवल क्या रहेगा, लंबा रहेगा। दूसरा है हेड रिमेन फ्री। तीसरा है कि आप जब यहाँ पर बाउल ब्लैडर खाली करेंगे तो आपको क्या होगा, रिलीफ होगा, पेन फ्री रहेंगे आप। और चौथा है कि आपके जो कॉन्ट्रैक्शन है, आपको जो दर्द हो रहा है वो क्या कंटिन्यूअस रहेंगे। तो यहाँ पर क्या आपका सही आंसर होगा, दैट मीन्स आपको फॉल्स लेबर पेन ट्रू लेबर पेन्स में पता होगा अंतर, तब आप आंसर दे पाएंगे। पहली चीज़, जब भी ट्रू लेबर पेन्स आते हैं तो कभी भी आप चाहे लेट लो, बैठ लो, खा लो, पी लो, पोटी हुआ, कुछ भी कर लो, वो ठीक नहीं होते, बढ़ते जाएंगे, रेगुलर इंटरवल में रहेंगे। दूसरी चीज़, और यहाँ पर सर्विक्स है जो डायलेट होगी ट्रू लेबर पेन में, जो फॉल्स लेबर पेन में नहीं होती है। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो ट्रू लेबर पेन का साइन पूछा है, फॉल्स लेबर के सब है, ट्रू लेबर का कोई एक है यहाँ पे, वो क्या है, पेन अकर्स एट रेगुलर इंटरवल। क्योंकि ट्रू लेबर पेन में आप कुछ भी कर लो, आपको दर्द से राहत नहीं मिलती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इज द कॉज ऑफ पेन इन लेबर इज ड्यू टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर एक्सेप्ट। तो लेबर पेन का जो दर्द होता है आपको, उसके लिए सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं किसी एक को छोड़कर। फर्स्ट ऑप्शन है मायोमेट्रियल इस्चीमिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, इनएफिशिएंट सेडेशन, सर्वाइकल स्ट्रेचिंग ड्यूरिंग द डायलिटेशन, पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग ओवर द फंडस। तो जब लेबर पेन आते हैं तो लेबर पेन में आपको लेबर जो पेन आएंगे तो दर्द तो बहुत ज़्यादा होता है। दर्द इस तरीके से होता है कि कुछ हड्डियां टूट जाएं उतने के बराबर। तो लेबर पेन में दर्द होगा, उसके सभी जो फैक्टर्स हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं किसी एक को छोड़कर। पहला होगा मायोमेट्रियल इस्चीमिया ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के कारण यहाँ पे दर्द होता है, और कॉन्ट्रैक्शन कैसे होते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। फिर दूसरा है यहाँ पर इनएफिशिएंट सेडेशन, तो ऐसा नहीं है, सेडेट कर देंगे तो आपको पेन तो फील ही नहीं होगा, तो ये बिल्कुल भी रीज़न नहीं होगा। फिर है सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, या सर्विक्स 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होती है, तो इसीलिए सर्वाइकल स्ट्रेचिंग के कारण भी सर्वाइकल स्ट्रेचिंग के कारण भी आपको क्या होगा, दर्द फील होगा। पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग ओवर द फंडस, जो आपका फंडस है, यूट्रस का नाम दिया जाता है फंडस, कब, जब उसमें बेबी हो, फीटस हो, तो अब उस फंडस में क्या होगा, पेरिटोनियल स्ट्रेचिंग के कारण फंडस में जो बड़ी हुई है वो नीचे की तरफ जब पुश करा जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के कारण,
उसके कारण भी दर्द होगा। तो यहाँ पर सभी फैक्टर्स हैं, किसी एक को छोड़कर, तो जो नहीं होगा वो क्या होगा, इनएफिशिएंट सेडेशन, बाकी सभी होंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिसअपियरेंस ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग लेबर इज कॉल्ड। तो देखिए, प्रसव के दौरान गर्भाशय ग्रीवा के गायब होने को क्या कहा जाता है। तो जब लेबर पेन आते हैं तो उस टाइम पे सर्विक्स नहीं दिखती है, डिसअपियर हो जाएगी, रहती है क्योंकि बिना उसके तो बच्चा ही बाहर नहीं आएगा। लेकिन इस टाइम पर क्या होगा कि दिखेगी नहीं लेबर के टाइम पर। क्या टर्म यूज़ करेंगे आप उसको, डायलिटेशन, राइपनिंग, इफास्टमेंट या फ्लैटिंग डाउन। तो जो टर्म यूज़ किया जाएगा ड्यूरिंग द लेबर, जब सर्विक्स डिसअपियर हो जाए तो वो क्या होगा, वो होगा इफास्टमेंट। तो कार्डिनल मूवमेंट आपने पढ़े हैं वही, सर्विक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होके थिन हो जाएगी, स्ट्रेचिंग होगी। क्यों, क्योंकि डायलेट होना है, डायलेट होने के लिए स्ट्रेच तो होना पड़ेगा, और स्ट्रेच होगी तो बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी, और इसी थिननेस के कारण सर्विक्स दिखेगी नहीं। और इसके लिए जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा इफास्टमेंट ऑफ सर्विक्स। डायलिटेशन का तो मतलब ही है कि सर्विक्स का ओपन होना, और जब जैसे जैसे सर्विक्स स्ट्रेच होगी मतलब कि इफास्टमेंट होगा और डायलेट होगी, तो वैसे वैसे सर्विक्स दिखना बंद हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये पतली होगी, बहुत थिन रहेगी इसलिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, इफास्टमेंट। इफास्टमेंट का मतलब ही होता है थिनेस, मतलब थिन होना। थिन होना मतलब बहुत कम दिखेगी या फिर डिसअपियर हो जाएगी। नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ लेबर इन विच सर्वाइकल डायलिटेशन एंड डिसेंट ऑफ हेड इज प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम इज कॉल्ड। तो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, प्रोग्रेस ऑफ लेबर का, जिसमें जो सर्विक्स क्या डायलेट होते जाएगी, क्या होगी, सर्विक्स डायलेट होगी, और जो फीटल हेड है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो क्या, कौन से यहाँ पर जो टाइमिंग है और जो डायलेटेशन, इन दोनों को किस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाया जाएगा कि जो लेबर की प्रोग्रेस है वो कैसी हो रही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, पार्टोग्राम में, वाइटल ग्राफ की लेबर ग्राफ पे बहुत इजी है, दिखाया जाता है पार्टोग्राम में और पार्टोग्राफ में कि सर्विक्स कितनी डायलेट हो रही है, क्या डिसेंडिंग है, कितना कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, सब चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी किसमें, पार्टोग्राफ में। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग एक्टिव फेज ऑफ लेबर हेड इज डिलीवर्ड बाय। तो प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर द्वारा प्रसूत किया जाता है। तो यहाँ पर लेबर के टाइम पर जो एक्टिव फेज होगी, यहाँ पर क्या है, एक्टिव फेज है, तो जो हेड है वो किस तरीके से बाहर आएगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एफ नन ऑफ दी अबव। तो ये कार्डिनल मूवमेंट है यहाँ पर, ये आएगा किसके थ्रू, एक्सटेंशन के थ्रू। क्या होगा, हेड है जो एक्सटेंड होके बाहर की तरफ आएगा। तो एक्टिव फेज में जो हेड है किस तरीके से आएगा, एक्सटेंशन के थ्रू। नेक्स्ट वन इज एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो ईडीडी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैकडोनल्ड रूल से, नेगल्स रूल से, रूल ऑफ 9 से, या फिर डांस फॉर्मूला से, किससे है जो ईडीडी कैलकुलेट की जाती है। तो ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला अपनाया जाता है वो है नेगल्स रूल। क्या है, नेगल्स रूल का मतलब है फर्स्ट डे ऑफ योर एलएमपी प्लस 7 डेज माइनस 3 मंथ भी कर सकते हैं आप, प्लस 1 ईयर, या फिर डायरेक्ट इस तरीके से निकालें तो ज़्यादा बेटर है। एलएमपी का पहला दिन, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का पहला दिन, प्लस 7 डेज प्लस 9 मंथ इक्वल टू ईडीडी, एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट वन इज द nausea and the vomiting which generally starts around 4 to 6 week of pregnancy is। जो nausea vomiting है जनरली 4 से 6 वीक की प्रेगनेंसी में फील होता है। जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर आने वाला होता है nausea vomiting अपने आप ठीक हो जाती है। तो इसको क्या कहा जाता है, एमनोरिया, मॉर्निंग सिकनेस, गैलेक्टोपोइसिस, या फिर अर्ली सिम्टम्स। क्या टर्म यूज़ किया जाएगा किसके लिए, जो आपको 4 से 6 वीक की प्रेगनेंसी में नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। और यहाँ पर जो आप फील होते हैं वो कहलाएगा मॉर्निंग सिकनेस। इनकेस आपको ऑप्शन में यहाँ पर क्या हो, मॉर्निंग सिकनेस की जगह हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। लेकिन आपको जो जनरली डॉक्टर
मेडिकल टर्म में तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम कहेंगे। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो। लेकिन आपको साथ में नोजिया भी मतलब फील हो रहा है कि उल्टी होने वाली है, लेकिन हो भी जाती है तो क्या है? मॉर्निंग सिकनेस। और ये होता है किस कौन से हार्मोन के कारण? HCG हार्मोन के कारण। यहाँ पे ऐड कर देते हैं जो वॉमिटिंग के लिए प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है? वो HCG रिलीज कौन करता है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। प्लेसेंटा की जो सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं वो इसको क्या करेंगी? रिलीज करेंगी इस हार्मोन को। इसी के कारण प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज कॉल्ड। तो माँ को जो पहले फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लाइटनिंग, क्विकनिंग, कोलाज्मा या फ्लाइना नियाग्रा। क्या जो पहले फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाता है क्विकनिंग। क्या कहलाएगा? क्विकनिंग। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्विकनिंग। जो कि माँ को 20 वीक की प्रेगनेंसी में, कब? 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होने लगते हैं। लाइना नियाग्रा तो जो एक्सीफेस्टर्नम से सिम्फाइसिस प्यूबिस तक स्ट्रेट लाइन है वो है। कोलाज्मा प्रेगनेंसी फेस मास्क है। लाइटनिंग का मतलब होता है कि 37 वीक की प्रेगनेंसी के बाद जो बेबी जो फंडल हाइट है चेस्ट तक पहुंचती है वो सडनली डाउन हो जाएगी, वो कहलाता है लाइटनिंग। नेक्स्ट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ फीटल हार्ट रेट इन यूट्रो इज। यदि बच्चा गर्भ में ही है, फीटस का मतलब कि बच्चा कहाँ है? यूट्रस में है। यूट्रस में है बच्चा, तो यहाँ पर जो फीटस है उसकी हार्ट रेट क्या होगी? 80 to 120 बीट पर मिनट, 100 to 120 बीट पर मिनट, 120 to 160 बीट पर मिनट या फिर 180 to 220 बीट्स पर मिनट। क्या हार्ट रेट होगी यहाँ पर? तो वो होगी 120 से 160 बीट पर मिनट। कितना? 120 से 160 बीट पर मिनट तक। नेक्स्ट वन, अ वुमन हु हैज़ डिलीवर्ड वंस अ फीटस हु रीच द स्टेज वायबिलिटी इज कॉल्ड। तो ऐसी वुमेन जिसने एक फीटस है जो डिलीवर किया है, वुमेन हु हैज़ डिलीवर्ड वंस अ फीटस, एक बार फीटस डिलीवर किया है और जो वायबिलिटी स्टेज तक पहुंच गया है वो क्या है? ग्रेविडा, पेराइटी, नली पैरा या फिर प्रीमी पैरा। ये टर्म्स एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर ऐसी फीमेल जिसने एक वायबिलिटी स्टेज तक प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखा है वो कहलाती है प्रीमी पैरा। क्या कहलाएगी? प्रीमी पैरा। ग्रेविडा का मतलब तो होगा क्या? प्रेग्नेंट है। नली पैरा का मतलब कभी भी प्रेग्नेंट होके एक वायबिलिटी स्टेज तक तो नहीं गई, मतलब एक बच्चे को वायबल स्टेज तक तो लेके नहीं जा पाए, तो क्या कहलाएगा यहाँ पर? होगा आपका प्रीमी पैरा। नेक्स्ट वन, अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड इन अर्ली प्रेगनेंसी। इस तो अर्ली प्रेगनेंसी में क्या न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दिए जाते हैं? प्रारंभिक गर्भावस्था में निर्धारित किया गया पोषण पूरक क्या है? विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन या फिर फॉलिक एसिड। क्या है जो अर्ली प्रेगनेंसी में प्रिस्क्राइब किया जाता है? वो है यहाँ पर फॉलिक एसिड। क्यों? क्योंकि बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से हमें बचाना है। किससे? बच्चे को हमें NTD से प्रिवेंट करना है, तो जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं वो फॉलिक एसिड। बच्चे की जो न्यूरल ट्यूब होती है उसको बनने के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। माँ के अंदर ऑलरेडी रहता है, लेकिन उस जो न्यूरल ट्यूब बनने वाली है सबसे पहले वही फॉर्मेट होती है, तो उसके बनने के लिए बहुत ज़्यादा फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है। इसीलिए जब आप कंसीव करना चाहते हैं, कोई माँ कंसीव करना चाहती है या फिर कंसीव कर चुकी है, तो एज अर्ली एज पता चले फॉलिक एसिड स्टार्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट वन, द कलर ऑफ लोचिया रूब्रा इज। तो लोचिया रूब्रा का कलर कैसा होगा? ब्राउन, रेड, येलो या फिर वाइट। रूब्रा मतलब इनिशियली जो डिलीवरी हुई उसके बाद जो ब्रीडिंग होती है वो कैसी होगी? रेड कलर की होगी। वो क्या कहलाता है? लोचिया रूब्रा। सिरोसा होगा पिंकिश ब्राउन टाइप का, और जो एल्वा होगा लास्ट में होगा जो होगा वाइटिश येलो टाइप का, जो कि 10 से 28 दिन में। लेकिन इनिशियल टाइम में रूब्रा डार्क रेड कलर का होगा, सिरोसा पिंकिश ब्राउन जो कि फर्स्ट सेकेंड वीक में रहेगा। जो थर्ड नंबर पे आएगा एल्वा, होगा 28 दिनों तक। नेक्स्ट वन इज
हाउ मैनी वीक्स पोस्ट डिलीवरी इज कॉल्ड परपीरियम पीरियड। कितने सप्ताह बाद प्रसव को प्रसव उत्तर काल अवधि कहा जाता है। जो परपीरियम पीरियड है कब तक कहलाएगा, डिलीवरी के बाद 4 वीक, 6 वीक, 8 वीक या फिर 10 वीक। सबको पता है पोस्ट पार्टम पीरियड और परपीरियम पीरियड का मतलब 6 हफ्ते और 42 दिन तक। कितना, 6 वीक और 42 डेज। नेक्स्ट इज, और इन्हीं 42 डेज और 6 हफ्तों में जो यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में रिवर्ट बैक होगी, तो पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो वापस से नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में जाएंगे। नेक्स्ट वन, द थिन सीरस फ्लूइड सीक्रेटेड फ्रॉम ब्रेस्ट ड्यूरिंग द 24 to 48 आवर फॉलोइंग डिलीवरी इज कॉल्ड। डिलीवरी के बाद 24 से 48 घंटों के दौरान ब्रेस्ट से निकलने वाले पतले सीरस द्रव को क्या कहा जाता है। फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, कोलेस्ट्रम या मैच्योर मिल्क। तो ये कहलाता है कोलेस्ट्रम। क्या है, कोलेस्ट्रम, जो इनिशियल टाइम पे येलोइश टाइप का रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन रहेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होंगे, एंटीबॉडीज़ होंगी। तो क्या कहलाएगा, कोलेस्ट्रम, जो कि फर्स्ट 48 आवर से लेके 48 घंटों तक सीक्रेट होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रम। फोर मिल्क होगा जो कि एक मैच्योर मिल्क की तरह ही होगा जब आपका बेबी फीड करना स्टार्ट करेगा। हाइंड मिल्क वो कहलाएगा जब आपका बेबी फीड करने के बाद फीड छोड़ने वाला हो, मतलब एक बार ब्रेस्ट मिल्क से फीड करता है तो जो इनिशियल आएगा वो है फोर मिल्क। जो आफ्टर दैट आएगा मतलब जो छोड़ने वाला है वो कहलाएगा हाइंड मिल्क। नेक्स्ट वन इज, जब दी फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी यूज्ड फॉर सप्रेशन ऑफ लैक्टेशन। अब मान लीजिए कोई माँ प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवर किया बच्चा, वो अपने बच्चे को किसी भी रीज़न से फीड नहीं कराना चाहती, लेकिन ब्रेस्ट में मिल्क बन रहा है, यदि बना हुआ छोड़ दिया तो इंगॉर्जमेंट हो सकता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, मिल्क यदि भरा रहेगा ब्रेस्ट में। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मेडिकेशन आती हैं कि लैक्टेशन को सप्रेस करना है। तो क्या है, इंजेक्शन मिथार्जिन, इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन, टैबलेट कैब्रोगोलिन या फिर प्रोजेस्ट्रॉन। क्या यूज़ किया जाएगा लैक्टेशन सप्रेस करने के लिए। तो लैक्टेशन सप्रेस करने के लिए मैं अपनाया जाएगा होंगी टैबलेट कैब्रोगोलिन। क्या है, टैबलेट कैब्रोगोलिन है जो यूज़ की जाएंगी ताकि लैक्टेशन को क्या किया जा सके, सप्रेस किया जा सके। नेक्स्ट वन इज, कीपिंग द बेबी विथ द मदर इन द कॉट इज कॉल्ड। क्या है, कीपिंग द बेबी विथ द मदर इन द कॉट इज कॉल्ड। बच्चे को माँ के साथ रखना क्या कहलाएगा, रूमिंग इन, कंगारू मदर केयर, न्यूनेटल केयर। क्या केयर कहलाएगी वो जिसमें बच्चे को माँ के साथ रखा जाएगा, तो वो कहलाएगा क्या, वो होगा आपका रूमिंग इन। क्या होगा, रूमिंग इन। नेक्स्ट इज, कंगारू मदर केयर तो बच्चे के लिए माँ के चेस्ट से लगा के रखना है। जो बच्चे हाइपोथर्मिया लो बर्थ वेट बेबीज़ हैं उनको माँ के चेस्ट से लगा के रखना है, या फिर फैमिली का कोई सा भी मेंबर कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, लेकिन माँ और बच्चे को एक ही कॉट पे रखना क्या कहलाएगा, रूमिंग। नेक्स्ट है यहाँ पर, द कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन मेकोनियम स्टैंड लिक्वरिज। तो यदि एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम आ जाए, जो बेबी का फर्स्ट पासिंग स्टूल आ जाए, वो यदि आ जाए तो यहाँ पर क्या कलर हो जाएगा, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का, ग्रीनिश, वाटरी, वाइट या फिर रेडिश। कौन से कलर का मेकोनियम एमनियोटिक फ्लूइड हो जाएगा, तो होगा ग्रीनिश कलर का। कौन सा, ग्रीनिश कलर का। नॉर्मली होता है जो नॉन कलर ही हम ये कह सकते हैं, या फिर पेल कलर का रहेगा, लेकिन यदि मेकोनियम आ जाए किसमें, एमनियोटिक फ्लूइड में, उसका कलर चेंज होगा और वो कैसा होगा, वो होगा ग्रीनिश टाइप का। रेड है मतलब कुछ हेमरेज जो ब्लीडिंग के कारण हो गया है, टोबैको जूसी है मतलब आईयूडी के कारण हो गया है। नेक्स्ट वन, द कंपोनेंट ऑफ एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तीसरी स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा बाहर आता है। जो प्लेसेंटा है वो बाहर आएगा, तो इसमें क्या, इस स्टेज का नाम ही क्या दिया गया, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। इसमें सबसे मेन टारगेट आपका रखा जाता है ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना, कि ज़्यादा ब्लीडिंग ना हो। सब चीज़ें यूज़ की जाएंगी किसी एक को छोड़कर, यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन, यूटेराइन मसाज, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा या फिर रूमिंग इन।
तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन दिया जाएगा ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे तो पीपीएच को प्रिवेंट किया जाएगा। यूट्राइन मसाज की जाएगी ताकि जो प्लेसेंटा अंदर रह गया उसको बाहर निकाला जा सके, और यहाँ पर डिलीवरी की जाएगी प्लेसेंटा की। तो आपका आंसर क्या होगा? रूमिंग इन, क्योंकि एक्सेप्ट करके आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग लेबर इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन हैज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली इन विच ऑफ द फॉलोइंग वे। तो यहाँ पर प्रसव पीड़ा में निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीटोसिन को इंट्रावीनस रूप से प्रशासित किया जाता है, या फिर कौन सा रूट अपनाया जाता है? बोलस फॉर्म में, इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न में, फास्ट पुश में कि आईएम में? पहली चीज़ आईवी दिया जाएगा, आईवी दिया जाएगा लेकिन फास्ट नहीं दिया जाएगा, स्लो रेट में दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न। क्या होगा? इंट्रावीनस इन्फ्यूज़न। तो ऑलरेडी आपको लेबर पेन हो रहे हैं, फिर आपको ऑक्सीटोसिन क्यों दिया जाना है? क्योंकि आपकी बॉडी तो ऑलरेडी बनाती है, तो ये आपको इसलिए दिया जाना ताकि और अच्छे से प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन आए। कॉन्ट्रैक्शन अच्छे आएंगे तो डिलीवरी जल्दी होगी, डिलीवरी जल्दी होगी तो बच्चा इजीली बाहर आएगा और उसको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वन, इफ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी इट इज कॉल्ड। तो यदि प्लेसेंटा डिलीवरी के 30 मिनट के अंदर तक डिलीवर नहीं होता है तो क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? प्लेसेंटा प्रीविया, पोस्टपार्टम हेमरेज, रिटेंड प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटल स्टीमिया? क्या टर्म अपनाया जाएगा? यदि डिलीवरी हो गई है बच्चे की, बेबी बाहर आ गया लेकिन प्लेसेंटा को बाहर नहीं आए हुए भी 30 मिनट हो गए, तो आप क्या टर्म यूज़ करेंगे? तो वो कहलाएगा रिटेंड प्लेसेंटा। क्या होगा? रिटेंड प्लेसेंटा। फिर इसको मैनुअली और ऑक्सीटोसिन दे के है जो बाहर निकाला जाएगा, मोस्ट ऑफ दी मैनुअल निकाला जाएगा, वेट करते हैं 30 मिनट, नहीं आता है फिर फंडल मसाज के थ्रू इसको बाहर निकाला जाएगा, मैनुअल बाहर निकाला जाएगा। प्लेसेंटा प्रीविया का तो मतलब है कि प्लेसेंटा का सेंटर पार्ट में ना अटैच होकर यूट्रस में, जो सर्वाइकल ओस है वहाँ पे आके कवर कर लेना, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है कि अंदर ही रह जाना। नेक्स्ट वन, इफ द प्लेसेंटा इज नॉट डिलीवर्ड विद इन 30 मिनट ऑफ डिलीवरी देन इट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि यदि प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं निकलता है, डिलीवर नहीं होता है, तो क्या कैसे आप बाहर करेंगे? बाय कंट्रोल ट्रैक्शन, मैनुअल मेथड, सर्जरी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ये निकाला जाएगा किससे? मैनुअल मेथड से। नेक्स्ट वन, एपिजियोटॉमी हैज़ टू बी डन ड्यूरिंग। तो एपिजियोटॉमी कब की जाती है? ऑनसेट ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर या फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में? तो एपिजियोटॉमी की जाती है जब क्राउनिंग हो जाए, मतलब हेड बाहर की तरफ आ जाए। ये होता है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। कब? सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इन इंडिया इज। और एपिजियोटॉमी में किया क्या जाएगा? एक छोटा सा पेरिनियल और वेजाइना के बीच में कट लगाया जाएगा। इसके फायदे भी हैं, एक कि जो एक्स्ट्रा लेसरेशन हो जाएगा यदि आपने एपिजियोटॉमी नहीं की। मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी तो होगी लेकिन एपिजियोटॉमी नहीं की तो जो पेन होगा बाद में और जो लेसरेशन होगा उसको हील करना मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू एपिजियोटॉमी के, इसीलिए एपिजियोटॉमी की जाती है। नेक्स्ट वन, द नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न इन इंडिया। तो भारत में नवजात शिशु का सामान्य वजन कितना है? 1.5 to 2.5 kg, 2.5 to 3.5, 3.5 to 4.5 या फिर 4.5 to 5 kg। तो नॉर्मल इंडियन न्यूबॉर्न बेबीज़ का वजन होता है 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम तक। यदि 2.5 kg से कम बच्चे पैदा होते हैं वजन के तो उनको क्या कहा जाता है? क्या टर्म अपनाया जाता है? उनको अपनाया जाता है लो बर्थ वेट बेबीज़। क्या? लो बर्थ वेट बेबीज़। तो यहाँ पर जो बच्चे 2.5 kg से लेकर ऊपर है मतलब वो क्या है? नॉर्मल बर्थ वेट के साथ डिलीवर हुए हैं। नेक्स्ट वन, whipping of the amniotic and making the baby dry prevents heat loss from the infant. Heat loss is the first half hour is largely due to which amniotic fluid। तो यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड में ऐसा क्या होगा? जब बच्चा बाहर आता है तो उसको ड्राई किया जाता है, उसको तुरंत रैप किया जाता है ताकि हीट लॉस से बचाया जा सके।
तो इसका रीज़न है क्या, क्यों ऐसा किया जाता है? कंडक्शन के कारण, कन्वेक्शन, एवापोरेशन या रेडिएशन। तो ये जो पूरा यहाँ पे खेल है बच्चे को ड्राई करके रैप करना, वो होता है हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। किससे? हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। और जो एमनियोटिक फ्लूइड के बाद बच्चा जब बाहर आएगा तो बच्चे में हीट कैसे बाहर निकलेगी, वो होगी हीट एवापोरेशन के कारण। तो इसीलिए इसी से प्रिवेंट करने के लिए बच्चे को तुरंत ड्राई करके, डिलीवर होने के बाद तुरंत ड्राई करके उसको कवर किया जाता है, ताकि बच्चे को आप हीट लॉस से बचा सकें। किसके थ्रू? हीट कैसे लॉस होगी? इवापोरेशन के कारण। नेक्स्ट वन, व्हेन शुड ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्टेड? तो ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? 24 आवर आफ्टर बर्थ, 12 आवर आफ्टर बर्थ, 1 आवर आफ्टर बर्थ या फिर नन ऑफ द अबव? 24 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट की जाती है सून एज पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको यदि सबसे कम आवर वाली बात की जाए तो वो होता है 1 घंटा, विदिन 1 आवर। व्हाट शुड बी द ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ आर्टेरियल ब्लड? तो धमनी रक्त का ऑक्सीजन दबाव कितना होना चाहिए? 30 to 60 mm ऑफ Hg, 90 to 120 mm ऑफ Hg, 120 to 150 mm ऑफ Hg या फिर 60 to 90 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर प्रेशर पूछा गया है कि कितना प्रेशर होना चाहिए, ऑक्सीजन प्रेशर है जो आर्टेरियल ब्लड में, मतलब जो ब्लड आर्टरीज में फ्लो हो रहा है उसमें कितना ऑक्सीजन का प्रेशर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन प्रेशर होगा वो कितना होगा? 60 to 90 mm ऑफ Hg। कितना? 60 से 90 mm ऑफ Hg तक प्रेशर है जो होना चाहिए। नेक्स्ट वन, अ न्यूबॉर्न बेबी इज डिलीवर्ड एंड हैज अ विजिबल सीक्रेशन, द मेथड ऑफ सक्शन टू बी फॉलोड। यदि न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है, उसके मुंह से जो सीक्रेशन दिख रहे हैं, तो आप कौन सी मेथड से सक्शनिंग करेंगे? क्वेश्चन में है नवजात शिशु को प्रसव कराया जाता है और एक दृश्य स्राव होता है, सक्शन की विधि का पालन किया जाता है, कौन सी विधि से सक्शनिंग करेंगे आप? नोज फर्स्ट देन माउथ, माउथ फर्स्ट एंड देन नोज, डीप इनसाइड माउथ अप टू लैरिंग्स, या फिर होल्ड बेबी अपसाइड डाउन एंड क्लीन। कैसे आप करेंगे यहाँ पर? तो वो होगा माउथ फर्स्ट एंड देन द नोज, पहले मुंह से फिर आफ्टर दैट आप नोज से सक्शनिंग करेंगे, ताकि जो मुंह में जो सीक्रेशन है वो बच्चा एस्पिरेट करके लंग्स में ना ले जाए। इसीलिए पहले आप सक्शनिंग कहाँ करेंगे? माउथ में, देन आफ्टर द नोज। क्लियर? नेक्स्ट वन इज व्हाइट चीजी मटेरियल ऑन द स्किन ऑफ न्यूबॉर्न प्रेजेंट एट बर्थ। तो न्यूबॉर्न बेबी की बॉडी पर जो व्हाइट कलर का चीजी जो एक सब्सटेंस लगा हुआ होता है वो क्या कहलाएगा? लेन्यूगो, वर्निक्स सेजोसा, एमनियोटिक फ्लूइड या फिर ब्राउन फैट, क्या कहलाएगा? व्हाइट कलर का चीजी मटेरियल जो बच्चे की स्किन पे रहेगा वो कहलाएगा वर्निक्स सेजोसा। लेन्यूगो तो फाइन टिनी हेयर होते हैं जो बच्चे की बॉडी पे रहेंगे, बहुत सॉफ्ट हेयर रहेंगे, वो है यहाँ पर। ब्राउन फैट जो बच्चे की बॉडी पर ही ब्राउन फैट देखने को मिलता है, वाइट टाइप के आँखों के यहाँ फेस पे दाने दाने होते हैं, वो है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, फ्लैग साइन इज द इंडिकेटर ऑफ विच डिसीज? फ्लैग साइन CHO में पूछा गया है, फ्लैग साइन किस डिसीज में देखने को मिलेगा? क्वासियोरकर, मरासमस, रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। फ्लैग साइन किस में देखने को मिलेगा? फ्लैग साइन देखने को मिलेगा क्वासियोरकर में। फ्लैग साइन का मतलब है जो हेयर हैं 2 टाइप के कलर के होंगे, ब्राउन टाइप के और ब्लैक, और इसमें जैसे आपके झंडे के कलर्स चेंज होते हैं उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर उस साइन को क्या कहा गया है? फ्लैग साइन। नेक्स्ट इज एट व्हाट स्टेज डज द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन द गर्ल्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस बिगन्स इन द बॉयज? किस स्टेज में लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल और लड़कों में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होती है? लेट एडोलेसेंस स्टेज में, मिडिल एडोलेसेंस स्टेज में, अर्ली एडोलेसेंस स्टेज में कि लेट चाइल्डहुड में? किस एज में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट होगी लड़कों में? मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स आना स्टार्ट होंगे लड़कियों में, होगा मिडिल एडोलेसेंस। कौन सी? मिडिल एडोलेसेंस। ये देखिए मिडिल का मतलब है 14 से 16 साल में, बट नाउअडेज हम बात करें तो 12 या 13 साल में ही लड़कियों के पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अर्ली एडोलेसेंट स्टेज क्या कहलाती है? 11 से 14 साल की।
लेकिन WHO की हम मानें तो 10 से 19 साल तक के एज ग्रुप को एडोलेसेंस एज में रखा गया है। और जो पीरियड्स आना लड़कियों में और बॉयज़ में स्पर्म का बनना, जिस प्रोसेस को कहा गया है स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो होगा मिडिल एडोलेसेंस स्टेज में। नेक्स्ट इज एडिक्वेसी ऑफ बर्थ ब्रेस्ट फीडिंग कैन बी असिस्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जन्म के समय स्तनपान की मात्रा का मूल्यांकन उपरोक्त सभी के द्वारा किया जा सकता है किसी एक को छोड़कर। पासेस यूरिन 6 to 8 आवर पर डे, स्लीप फॉर 2 to 3 आवर आफ्टर फीड, गेन वेट एडिक्वेटली, क्रॉसेस बर्थ वेट बाय 3 days। कैसे पता चलेगा कि बर्थ जो ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं उसमें सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं किसी एक को छोड़कर। बच्चा 6 से 8 बार सूसू जाएगा, एक बार फीड करने के बाद एटलीस्ट 2 घंटे तो सोएगा ही सोएगा। वेट है जो प्रॉपर बढ़ेगा, लेकिन आफ्टर डिलीवरी के बाद बच्चे का वजन 10% तक घटता है। क्यों? क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड में रहेगा, फूला हुआ रहेगा बच्चा, लेकिन वो इवापोरेशन के कारण घटेगा। तो यहाँ पर अब कहा गया कि क्रॉस बर्थ वेट बाय 3 days, तो ऐसा नहीं होता, वजन घटता है। शुरू के 1 वीक तक वजन घटेगा, देन आफ्टर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो कहा है एक्सेप्ट, वो क्या होगा? क्रॉसेस बर्थ वेट बाय 3 days। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होगा? 36 to 36.8 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.4, 37 to 38 डिग्री, 37 to 40 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर? तो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। कितना? 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33, वाइल प्रिपेयरिंग फॉर न्यूनेटल रिससिटेशन द बैग एंड मास्क शुड बी चेक्ड फॉर ऑल ऑफ एक्सेप्ट। तो जब आप नवजात पुनर्जीवन दैट मीन्स न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए तैयारी करते हैं तो बैग और मास्क चेक करेंगे, इसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए किसी एक को छोड़कर। एप्रोप्रिएट साइज ऑफ द फेस मास्क, बैग फॉर री इन्फ्लेशन, एडिक्वेट प्रेशर या फिर सक्शन कैथेटर। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पर आपको सभी चीज़ें चेक करनी है किसी एक को छोड़कर। तो आपको जो प्रेशर चेक करना है, जो आप यहाँ पर न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पर जो एम्बू बैग यूज़ करेंगे और जो मास्क यूज़ करेंगे उसका प्रेशर चेक करना है। फेस की जो फेस मास्क है जो उसकी साइज़ प्रॉपर छोटी बड़ी तो नहीं है, बच्चे के लिए सफिशियंट है या नहीं, वो चेक करना है आपको। बैग है जो री इन्फ्लेट होता है, डिफ्लेट होकर री इन्फ्लेट होता है या नहीं, ये चीज़ें चेक करना है। लेकिन सक्शन कैथेटर यहाँ पे आपको चेक नहीं करना है, बाकी 3 चीज़ें तो आपको चेक करनी है। तो न्यूनेटल रिससिटेशन के टाइम पर आपको सभी चीज़ें चेक करनी है किसी एक को छोड़कर। तो वो क्या होगा? वो होगा आपका सक्शन कैथेटर। न्यूनेटल रिससिटेशन में सबसे इनिशियल स्टेप होता है कि बच्चे को क्या करना? गर्माहट प्रोवाइड कराना, हीट सोर्स प्रोवाइड कराना, और यहाँ पर बच्चे का जो एयरवे है वो क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ों के लिए न्यूनेटल रिससिटेशन किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप तो यही होता है बच्चे को क्या करना? ड्राई करना। दूसरा होता है एयरवे क्लियर करना, फिर बच्चे को स्टिमुलेट करना, मतलब पीछे बैक साइड में बच्चे को रब करना। देन आफ्टर कॉर्ड को क्लैम्प करके कट करना। फिर आफ्टर दैट आता है परफॉर्म बैग मास्क वेंटिलेशन। तो यहाँ पर सक्शनिंग वाला सेक्शन है जो साइड रहेगा। तो यहाँ पर बैग और मास्क की यदि बात करते हैं आप, तो सक्शन और कैथेटर यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज द प्रीटर्म न्यूबॉर्न इज अ बेबी बॉर्न एट। तो प्रीटर्म नवजात शिशु किस समय पैदा होते हैं? लेस देन 37 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 38 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन, 39 कंप्लीटेड वीक्स ऑफ जेस्टेशन, या फिर 40 लेस देन 40। तो यहाँ पर कितने वीक्स ऑफ जेस्टेशन में न्यूबॉर्न बेबी पैदा होंगे? सॉरी, प्रीटर्म न्यूबॉर्न। तो प्रीटर्म का मतलब ही क्या होता है? समय से पहले। क्या है प्रीटर्म का मतलब? प्री का मतलब समय से पहले। तो समय से पहले हुए जो बच्चे उनको टाइम दिया जाता है प्रीटर्म। अब जो फुल टर्म तो होता है जब 37 वीक कंप्लीट हो जाए प्रेगनेंसी को, तब वो प्रेगनेंसी कहलाती है फुल टर्म प्रेगनेंसी। लेकिन यदि इसके पहले ही बच्चा पैदा हो जाता है तो वो कहलाते हैं प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। और लेबर पेन आते हैं वो कहलाते हैं प्रीटर्म लेबर। तो यहाँ पर
कितना होगा, 37 को तो कंप्लीट माना जाता है कि 37 वीक पूरे हो गए, मतलब टर्म प्रेगनेंसी है, और जो बच्चे पैदा होंगे उनमें टर्म न्यूबॉर्न कहलाएंगे। लेकिन समय से पहले, मतलब कि 37 हफ्तों से पहले, इतना 37 हफ्तों से पहले जो बच्चे यदि डिलीवर हो जाएं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे प्रीटर्म न्यूबॉर्न। बच्चे 37 हफ्ते के पहले पैदा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी। जो 37 वीक के बाद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टर्म न्यूबॉर्न। लेकिन इसमें भी कैटेगरीज होती है, प्रीटर्म में भी जो 36 वीक के पहले हो जाएं या फिर जो 34 वीक के पहले हो जाएं तो क्या कहलाते हैं, अर्ली प्रीटर्म। तो यहाँ पर लेट प्रीटर्म की बात, लेट टर्म की बात करें तो वो कहलाते हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, वो कहलाती है 42 वीक की। मोस्ट ऑफ दी एग्जाम में आपको यदि पीडियाट्रिक से बेसिक क्वेश्चंस आते हैं और स्पेशली जेस्टेशनल पीरियड को लेके, तो आपको टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म, पोस्ट टर्म, वेट कितना होगा, कितने दिनों में वजन कितना बढ़ेगा, वो सब चीज़ें आपको आती हैं और जो क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर अपडेट भी की गई हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द विटामिन के डोज फॉर प्रीटर्म बेबी एट बर्थ। तो विटामिन के का कितना डोज होना चाहिए प्रीटर्म बेबी में। प्रीटर्म बेबी यहाँ पर कंसीडर किया गया है कि प्रीटर्म है, मतलब जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो भी कम रहेगा। कितना डोज दिया जाएगा, 1 mg बाय IV रूट, 0.5 mg बाय IM रूट, 0.5 mg बाय सबक्यूटेनियस रूट या फिर 2 mg बाय IM रूट। पहली चीज, टोटल डोज दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 mg, कितना 1 mg। लेकिन प्रीटर्म बेबी यदि वजन के हिसाब से कहें तो यहाँ पर 2 किलोग्राम से कम कंसीडर किया जाएगा, 2 kg से कम कंसीडर होगा। और यदि आपको वजन ना कहे कि प्रीटर्म डायरेक्ट पूछा है तब आपको पूरा हाफ डोज कर देना है, कितना 0.5 डोज कर देना है। क्यों दिया जाता है विटामिन के का डोज एट द टाइम ऑफ बर्थ, क्योंकि बच्चे को आपको हेमरेज से प्रिवेंट करना है। क्या है, बच्चे को हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के का इंजेक्शन बच्चे को दिया जाएगा। अब यहाँ पर प्रीटर्म की बात करें तो कितना हो जाएगा 0.5, और हमेशा इंट्रामस्कुलर रूट से ही दिया जाता है। किससे, इंट्रामस्कुलर रूट से, वास्टस लैटरलिस मसल्स में। ये चीज़ याद रखें, बच्चों को स्पेशली इन्फेंसी पीरियड तक जितने भी IM इंजेक्शन दिए जाते हैं उसके लिए जो मसल्स यूज़ की जाती हैं वो वास्टस लैटरलिस मसल्स। अब यहाँ पर विटामिन के दिया जा रहा है प्रीटर्म बच्चे को, तो कितना होगा 0.5 mg। ये देखिए यहाँ पर, यदि बच्चा 37 वीक के पहले और उसका बर्थ वेट है जो 1000 ग्राम से कम है, लेस देन 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम से कम है, तब उसको डोज दिया जाएगा वो होगा 0.5 mg। प्रीटर्म बेबी कंसीडर किए जाते हैं 37 वीक के जेस्टेशनल पीरियड के पहले पैदा हो गए। दूसरी चीज़, व्हेन द बर्थ वेट इज लेस देन 1000 ग्राम एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर कितना दिया जाएगा विटामिन के, हाफ कर देंगे। यदि टर्म बेबी है कितना देंगे 1 mg बाय द IM रूट। ये आपको याद रखना है, आपको एग्जाम में ये चीज़ आ सकती है। नेक्स्ट वन, ऑल क्लॉटिंग फैक्टर आर सिंथेसाइज्ड बाय लिवर एक्सेप्ट, तो सभी क्लॉटिंग फैक्टर लिवर के थ्रू सिंथेसाइज्ड होंगे किसी एक को छोड़कर। क्लॉटिंग फैक्टर आपने पढ़े हैं, तो यहाँ पर सभी कैसे सिंथेसाइज्ड होंगे, लिवर के थ्रू, लेकिन किसी एक को छोड़कर। फैक्टर 4, फैक्टर फर्स्ट, फैक्टर 5 या फिर फैक्टर 8। तो यहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर सभी कैसे लिवर के थ्रू सिंथेसाइज्ड हो गए, लेकिन एक को छोड़कर, वो फैक्टर 4। फैक्टर 4 क्यों, क्योंकि फैक्टर 4 क्या है, कैल्शियम आयन है। कैल्शियम आयन का सबसे ज़्यादा सिंथेसाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है कहाँ पे, बॉन्स में, ना कि लिवर में होगा। तो जितने भी हैं यहाँ पर सभी का सिंथेसाइजेशन लिवर कर लेगा, लेकिन एक को छोड़कर, तो वो होगा कैल्शियम। वो कैल्शियम कौन सा है, चौथे नंबर का। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, कैल्शियम है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, फैक्टर 4 क्या है, कैल्शियम आयन है, इसीलिए कहाँ पे एब्जॉर्ब होंगे, बॉन्स में, ना कि लीवर में। फर्स्ट क्या है, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन, फेवाइल फैक्टर्स, स्टेबाइल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। फिर आता है क्रिसमस और 8वें नंबर का। तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए स्टॉप किया क्योंकि इसी के कारण
हीमोफीलिया आपने बीमारी का नाम सुना है, होती है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी मोस्ट ऑफ दी होता है 8 नंबर के फैक्टर के कारण। फिर आता है फैक्टर 10, 11, 12 और 13। तो यहाँ पर जो मोस्टली एग्जाम में या तो कैल्शियम आयन वाला 4th पूछा जाता है, या फिर हीमोफीलिया पूछा जाएगा, या फिर टोटल कितने फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37, द बर्थ वेट ऑफ बेबी ट्रिपल्स एट विच एज। तो बच्चे का जन्म के समय जो वजन है वो 3 गुना कब हो जाएगा? 3 साल में, 1 साल में, 2 साल में, या फिर 6 महीने में? कब बच्चे का वजन है 3 गुना हो जाएगा? तो बच्चे का वजन 3 गुना होगा 1 साल की उम्र में। जनरली डबल होता है बच्चे का वजन 5 से 6 महीने में। मैंने यहाँ पे चीज़ें इसलिए ऐड की हैं, आपको एग्जाम में आती हैं इसलिए। यदि बच्चे के वजन की डबल की बात करें, मान लीजिए किसी बच्चे का वजन नॉर्मल बर्थ वेट ही ले लो 2.5 kg है, हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरीके से ना आए, एग्जाम में आपको बच्चे का वजन बताया जाए कि बच्चा जब पैदा हुआ था तो वजन इतना था, बच्चा 6 महीने का हो गया तो वजन कितना होगा, या फिर 1 साल का हो गया तो कितना होगा, इस तरीके से। तो वजन है जो बच्चे का डबल होता है 5 से 6 महीने में। वेट की बात करें तो यदि 2.5 kg एट द टाइम ऑफ बर्थ तो बच्चे का वजन 5 किलोग्राम, डबल मतलब 5 kg 2.5 का, तो होगा 5 से 6 महीने की एज में। दैट मीन्स बच्चा प्रॉपर ग्रोथ कर रहा है। 3 गुना हो जाएगा मतलब 7.5 किलो तक। तो वो होगा कब एज, किस एज में? जब बच्चे की उम्र 12 महीने या फिर 1 साल हो जाए। 4 टाइम्स होगा जब बच्चे की उम्र 2 साल हो जाए 24 महीने। 5 गुना होगा जब 3 साल हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे का वजन इनिशियल टाइम में बहुत फास्ट बढ़ता है। तो यहाँ पर यदि बर्थ वेट इस तरीके से आए तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। ये बेसिक क्वेश्चन है, पीडियाट्रिक के एग्जाम में बहुत आते हैं, स्पेशली ANM, GNM और NHM CHO में तो आते ही आते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, एट विच एज साइज ऑफ हेड रीच 90% ऑफ द एडल्ट हेड साइज। बच्चे की जो हेड साइज है किस उम्र में एडल्ट हेड साइज के 90% तक बढ़ जाएगी? 2 साल में, 7 साल में, 4 साल में, या फिर 9 साल में? किस उम्र तक बच्चे के हेड की साइज 90% तक एडल्ट हेड साइज के हो जाएगी? तो वो होती है 2 साल की उम्र में। किसमें? जब बच्चे की उम्र 2 साल तक हो जाती है तो इस उम्र तक बच्चे की जो हेड की साइज है, जो एडल्ट है, मान लीजिए आप ही के यहाँ बच्चे हैं तो आप उनको देखिए, बच्चा यदि 2 साल का है तो आपके हेड से थोड़ा छोटा ही उसका सिर लगेगा। तो यहाँ पर वो क्या होगा, 2 साल तक की उम्र में 90% तक बच्चे के हेड की साइज एडल्ट हेड साइज के बराबर 90% तक मैच कर जाएगी। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 39, अर्जुन अवार्ड इन गिवन इन विच फील्ड। ये अभी क्वेश्चन आपको एग्जाम में, यदि आप नर्सिंग का पेपर देते हैं तो आपको आदित्य L1, चंद्रयान 3 और जो अवार्ड, नेशनल अवार्ड अभी दिए गए हैं वो सभी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। स्पेशली UPPSC वालों को तो ये आते ही आते हैं। अर्जुन अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड। किस क्षेत्र में दिया जाता है? एक्सेप्शनल सर्विस इन इमरजेंसी, ब्रेवरी ऑन बैटलफील्ड, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स, एक्सेप्शनल सर्विस इन स्लम डिवेलर्स में किस फील्ड में काम करने पे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है? नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अर्जुन जो महाभारत के थे वो बहुत कैसे थे, एक्टिव टाइप के पर्सन रहे हैं। तो यहाँ पर अर्जुन अवार्ड भी दिया जाता है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। किसमें? स्पोर्ट्स में आप अपनी या फिर हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा काम करने पर, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस यदि आप अपनी स्पोर्ट्स में देते हैं तब ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट वन, द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वॉज। पहले इंडियन कौन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के क्षेत्र में? मदर टेरेसा, CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू। मिल सबको चुका है, लेकिन पहला मिला था किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। जो वंदे मातरम लिखा गया है किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पर इनके लिए अवार्ड मिल चुका है। कब? 1913 में पहला अवार्ड पाने वाले नोबेल प्राइज विनर रहे हैं। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय
बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से क्या नहीं होगा, वुफिंग कफ, टाइफाइड, मलेरिया, फिर नन ऑफ द अबव। टाइफाइड का तो पॉजिटिव एजेंट ही है साल्मोनेला टाइफी, वुफिंग कफ के लिए बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, अब मलेरिया तो होगा मॉस्किटो के बाइट करने से, फीमेल एनाफ्लीज के काटने के कारण। तो यहाँ पर जो चीज़ नहीं होगी बैक्टीरिया से वो क्या होगी, मलेरिया। वुफिंग कफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, टाइफाइड के लिए साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट इज अभी इसी महीने में आई थिंक राजस्थान में जीएनएम और एएनएम का एग्ज़ाम भी होने वाला है। राजस्थान में जीएनएम एएनएम वालों का भी बीसी रॉय अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ, तो बीसी रॉय अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? ऑप्शन में है यहाँ पर म्यूजिक, जर्नलिज्म, मेडिसिन या फिर स्पोर्ट। तो बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है किसमें, मेडिसिन के क्षेत्र में। और इस साल जो अवार्ड दिया गया है डॉक्टर बीसी रॉय अवार्ड, वो दिया गया है किसको, सदानंद पुजारी, यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि वेनलॉक के हॉस्पिटल मैंगलोर के, यहाँ पे मैं इनका नाम ऐड करती हूँ आपको बहुत इजीली याद रहेगा, 2023 के जो बीसी रॉय अवार्ड दिया जाता है मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में, इस साल मिला है सदानंद पुजारी को। ये मैंगलोर के रहने वाले हैं और मैंगलोर के हॉस्पिटल में काम भी करते हैं, जो कि क्या है, यूरोलॉजिस्ट हैं। क्या है, यूरोलॉजिस्ट हैं, जिनको ये मिला है डॉक्टर बीसी रॉय स्टेट लेवल अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। तो इस साल मिला है मैंगलोर में किसके लिए, डॉक्टर सदानंद पुजारी। नाम याद रखें, एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, हीराकुंड डैम इज लोकेटेड इन विच रिवर? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? अभी बाढ़ें खूब आई बीच में, अभी तो बारिश ही नहीं हो रही बट बीच में खूब बाढ़ें आई, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि अलग अलग डैम के गेट खोले गए थे। तो हीराकुंड बांध है जो किस नदी पे बना है, यमुना, कावेरी, महानदी या फिर भार्गवी? कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ है? तो ये बना है महानदी पर, उड़ीसा में। कहाँ पर? उड़ीसा में महानदी के ऊपर ये बांध बनाया गया है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लार्जर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल एरिया? जियोग्राफिकल एरिया का मतलब है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील या फिर कनाडा? जनता की दृष्टि से दैट मीन्स बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन इंडिया भी टॉप पे पहुंच गया, चाइना को भी पीछे छोड़ गया है। तो यहाँ पर जनता की दृष्टि से भारत बड़ा है, लेकिन जियोग्राफिकल एरिया की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया भी बड़ा है, ब्राज़ील भी है, लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया भारत से बड़ा देश नहीं है बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल एरिया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46, हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? एडम स्मिथ, जॉर्ज रोमन, थियोफ्रास्टस, कार्ल लिनियर? कौन है बॉटनी के जनक? तो है थियोफ्रास्टस। कौन है? थियोफ्रास्टस। ये आपने 11th 12th में पढ़े हैं बायोलॉजी में। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, विच बॉडी हैज़ रिप्लेस्ड मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? एमसीआई को किसने रिप्लेस कर लिया है? मेडिकल कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर मेडिकल बॉडी ऑफ इंडिया, फिर नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन आई थिंक यूपीएनएचएम में पूछा गया है। यूपीएनएचएम में जो पेपर हुआ था तो उसमें पूछा गया है। तो यहाँ पर जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसका रिप्लेसमेंट किया है किसने? नेशनल काउंसिल ऑफ इंडिया ने, सॉरी नेशनल मेडिकल कमीशन ने। किसने? नेशनल मेडिकल कमीशन ने ये अभी है जो इसको रिप्लेस कर लिया है। नेक्स्ट वन इज द ऑन विच डेट वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल हम विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं? इसी महीने मनाने आए आपको। अभी जो फर्स्ट वीक है वो न्यूट्रिशनल वीक चल रहा है सितंबर का, याद रखें सितंबर का पहला हफ्ता क्या है? न्यूट्रिशनल वीक है। तो यहाँ पर हर साल आप है जो वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाते हैं? सितंबर 23, 25, 27 और 29 को। तो हर साल हम विश्व हृदय दिवस मनाते हैं 29 सितंबर को। कब?
वर्ल्ड हार्ट डे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, वर्ल्ड हेल्थ डे तो आपने याद रखा है, ये यहाँ पर वर्ल्ड हार्ट डे। विश्व हृदय दिवस आप मनाते हैं सितंबर 29 को। कब? सितंबर 29 और सितंबर 29 को। तो यहाँ पर पहली बार मनाया गया था 2000 में। कब? पहली बार है जो फर्स्ट वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया था, कब? 2000 में। लेकिन आफ्टर दैट यहाँ पर 2011 से हर साल जब संडे पड़ता है, सीधी सी बात करें हम तो जब संडे पड़ेगा तब, तो यहाँ पर जो अभी 2025 तक का टारगेट रखा है WHO के अकॉर्डिंग कि हमें पूरे विश्व से हृदय हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम को क्या करना है, हराना है, डिफीट करना है। तो वर्ल्ड हार्ट डे हम कब मनाते हैं? सितंबर 29 को। नेक्स्ट इज separation begins at the center of the placenta and slide down the birth canal like a folded umbrella. This method of placenta separation referred as, जब प्लेसेंटा का सेपरेशन साइड से हो, जैसे अम्ब्रेला आपका फोल्ड होता है उस तरीके से होता है, तो कौन सी मेथड है प्लेसेंटा के सेपरेट होने की? ब्रैंड्स एंड्रयूज स्लड्स मैकेनिज्म, डनकन मैकेनिज्म, फ्रिटगेंस मैन्योवर। तो यहाँ पर एक कौन सी मेथड है जिसमें प्लेसेंटा सेंटर पार्ट से जनरली डिटैच होना चाहिए लेकिन ये साइड से हो जाए, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी स्लड्ज मैकेनिज्म। देखिए दो तरीके की मेथड होती हैं, एक होती है सेंट्रल वाली मतलब स्लड्ज, और दूसरी होती है कौन सी? मार्जिनल, जिसको मैथ्यू डनकन सेपरेशन कहेंगे। इसमें बीच में क्लॉट का फॉर्मेशन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है और यहाँ पर रिटेंट प्लेसेंटा भी हो सकता है। तो जो सेंट्रल स्लड सेपरेशन है ये सबसे अच्छी मेथड है जिसमें प्लेसेंटा क्या है, सीधा अम्ब्रेला के जैसे, देखिए फोल्डेड अम्ब्रेला के जैसे बाहर आएगा, तो यहाँ पर जो बीच में क्लॉट नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो मैथ्यू डनकन सेपरेशन है इसमें बीच में क्लॉट रह जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, आंसर कमेंट बॉक्स में देना। द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द, तो ओवम का जो फर्टिलाइजेशन है फीमेल में कहाँ पे होगा? ओविडक्ट, यूट्रस, वेजाइना या फिर सर्विक्स। आंसर कमेंट बॉक्स में देना। और आज हम जो हमारा सेकंड शॉर्ट्स चैनल है उस पर 3D एनिमेशन के तौर पर IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो आपको समझाया जाएगा, तो प्लीज़ जाके देखना, आपको बहुत ही अच्छा वीडियो लगने वाला है, क्योंकि आपको इस तरीके से वो फील होगा जैसे आप खुद हॉस्पिटल में IVF की प्रोसेस दूसरों पर या फिर किसी जिसके यहाँ कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है तो उनके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा वीडियो रहेगा, 3D एनिमेटेड रहेगा। सेकंड शॉर्ट्स चैनल पे जाके आप लोग जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। आज MP NHM की आंसर की आ जाएगी, तो आप लोग प्लीज़ जाके चेक कीजिए वेबसाइट पे, और आपको कोई भी डाउट लगते हैं तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।